उत्पल कोल जी से हमने बात की और उन्हीं के साथ विजय हांडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, किस तरीके से वहाँ पे कत्लेआम हुआ। सर वाकई में जो फिल्म में दिखाया गया था वो सत्य था? वो जी 100% सत्य है, लेकिन वो पूरी घटना नहीं है, उससे भी बढ़कर हुआ। जितना उन्होंने दिखाया उससे बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उनके अपने कंपल्शन हैं, वो पूरा दिखा नहीं पाए। और फिर फिल्म के माध्यम से समाज के बीच में आना था, तो हर कोई चीज़ एक्सपोज नहीं कर पाते। वो किस प्रकार, कितनी बारबरिकता थी, कितने किस कत्लेआम कैसे किया गया, कैसे हमारे बहू बेटियों के साथ जुल्म किए गए, तो वो चीज़ें कुछ उन्होंने दिखाई नहीं है। क्योंकि सेंसस में भी थ्रू नहीं करते, या क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का, कहीं गवर्नमेंट ने रोक दे उस समय, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दिखाई नहीं है। सर जैसे कि सर ने मैं बताया कौल जी ने कि वो एक एक्टिविस्ट थे वहाँ पे, कि जो वो मोर्चा संभाल रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिले और उनका जेनोसाइड जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ है उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है। क्या आप भी वहाँ पे एक्टिविस्ट थे उस टाइम के? जी हाँ, हमने कश्मीर में ही नहीं, कश्मीर से जब माइग्रेट होके, कश्मीर से जब छोड़ के यहाँ पर आए, कोल साहब दिल्ली में, जम्मू में थे, हम दिल्ली में काम कर रहे थे। हमारे यहाँ एक संघर्ष समिति हमने बनाई थी, तो हम भी बिल्कुल जैसे फिल्म में दिखाया गया कि भाई कश्मीर की आवाज़ को आज ये क्या हुआ, हमने पूरे दिल्ली में कश्मीर वीक मनाए हैं, जिसमें हम गली गली में जाके या कुछ कॉलोनीज़ में जाके वहाँ लोगों से बताते थे लोगों को कि कश्मीर में क्या सिचुएशन है, कैसे हम वहाँ से निकल के आए हैं। ऐसे बहुत सारी एक योजना बन गई थी। ये संघ वालों ने हमें हेल्प किया था उस समय, आरएस वालों ने। तो पूरे दिल्ली में हम घूमे, दिल्ली में ही नहीं, फिर बाद में हमने कश्मीर भी पूरे इंडिया में मनाया। बहुत सारे राज्यों में हम गए जहाँ पर हम अवेयरनेस करते थे कश्मीर के बारे में। तो ये तो चलता रहा बहुत देर तक। कश्मीर फिल्म ने तो दिखाया, वो ठीक है, ये तो लोगों के सामने आज आया, क्योंकि आजकल सरकार भी फेवर में थी। जैसे पहले सरकारें क्या करती थी, वो दबाती थी। हमारे साथ आक्रमण हुआ, हम तो ऐसे टेम्पो लेके घूमते थे, कश्मीर के बारे में बोलते थे दिल्ली में। तो उत्तम नगर में सचिन कुमार के लोग आ गए हमें मारने के लिए, ऐसी सिचुएशन थी। तो प्रोटेस्ट हमने किया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे, वहाँ पर हमें केस बनाए गए। 7 साल तक मेरा केस चल रहा था। ऐसी सिचुएशन थी, वातावरण अनुकूल नहीं था कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकें। हम धन्यवाद करते हैं अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने इस चीज़ को पूरे विश्व में उजागर किया कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है, जेनोसाइड क्या है, कैसे कश्मीरी हिंदू को वहाँ से निकाला गया। सर लेकिन अभी भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस बात को नकार रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था जो दिखाया गया है, और जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था और वैसा ही मुस्लिमों के साथ भी हुआ था। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुसलमानों के साथ होता फिर वो भी हमारे साथ निकल जाते उस समय। कोई मुसलमान उस समय निकला नहीं। अगर कोई मुसलमान बाहर आज है, वो अपने बिजनेस, अपने कारोबार की वजह से हैं। मुसलमान कोई ऐसे नहीं कि जो हमारे साथ निकला, जिसके साथ ये हुआ। हाँ, अब कोई मुसलमान था जो पैट्रियाटिक था, जो पूरा देशभक्त था, जो इंडियन सिस्टम पे बिलीव करता था, तो उसके साथ उन्होंने थोड़ा वैसा व्यवहार किया कि उसको निकलना पड़ा। वैसे बिल्कुल ये तो 0.1% भी नहीं होगा ऐसा मुसलमान। बाकी तो रेस्ट ऑफ मुसलमानों का सपोर्ट था इनको। अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम लोगों को निकलना नहीं पड़ता। तो सर मतलब जो हमारे उस टाइम जो आपके कश्मीरी पंडितों के जो नेबर्स थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था जेनोसाइड में, आपका ही कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। उनका भी बिल्कुल हाथ था। अगर वो साथ नहीं देते तो वो अपोज करते, इनको शेल्टर नहीं देते अपने घरों में। अगर आतंकवादी हम मानेंगे पाकिस्तान से भी आए या लोकल भी कुछ, अगर ये उनको शेल्टर नहीं देते अपने घरों में, ये इनको इनकरेज नहीं करते, ये एक्सपोज करते, इनको मर जाते वो भी उस समय, लेकिन हमें भी निकलना नहीं पड़ता। लेकिन ये हुआ नहीं। इससे लगता है कि उनका तो बिल्कुल समर्थन था उनको। तो सर जैसा कि आपने बताया और कोल सर ने बताया कि उस टाइम आरएसएस का बहुत बड़ा मदद की आरएसएस ने आपको, मतलब वहाँ से जो कश्मीरी पंडित थे उनका जेनोसाइड ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से निकल सकें। क्या वाकई में आरएसएस ने बहुत बड़ा योगदान अपना दिखाया है? वहाँ से निकालने में कोई मदद नहीं की आरएसएस ने। हाँ जी। उस समय आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी उस समय। हाँ जी। सिचुएशन उस समय इतनी बदतर थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे याद है 14 सितंबर का इंसिडेंट है। 13 तारीख को जब हमारे भाजपा के जो कश्मीर के प्रेसिडेंट
स्वर्गीय टिकलाल जी टिपलू को शहीद किया गया। 14 तारीख को हमने डेस्क फ्यूनर निकाला उनका, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हम निकल रहे हैं, जुलूस के तौर पे निकल रहे हैं। ऊपर से पथराव किया गया। वो किसने किया? वो कॉमन मुसलमान ने किया। उसके बाद संघ वालों को भी पता है वो क्यों निकालते, वो चाहते थे हम डटे रहे वहाँ पर। लेकिन जब 1989 जनवरी को ऐसा वातावरण बना, सरकार थी नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने 10 घंटे पहले रिज़ाइन कर दिया। फारूक अब्दुल्ला भाग गया, गवर्नर ऑफिस भी खाली है, कोई वहाँ पर है ही नहीं। हम किसको बोले? फ़ोन भी, इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था, फ़ोन भी किसी को कर नहीं सकते। जिसको लगा जैसे अपनी जान बचाने के इस पे वो निकल गया वहाँ से। लेकिन आरएसएस वालों ने हमें जम्मू में एकदम शरण दी। उन्होंने वहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी के साथ, क्योंकि हमारा तो कांटेक्ट उसमें था नहीं किसी के साथ, जो आया तो वो कहाँ जाता, मंदिरों में गया, कहीं गया। उन्होंने एक वो सिस्टमेटिकली गीता भवन को खोला, जम्मू में गुरुद्वारा कमेटियों से बात की, बाकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात करके हमें वहाँ एक कैंप जैसा बनाया गीता भवन में, और वहाँ पर रखा। और खाने पीने का अरेंजमेंट, वहाँ पर लंगर का अरेंजमेंट वो उन्होंने किया, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम उनके आभारी रहेंगे हमेशा जो उन्होंने। तो सर जिस तरीके से उस टाइम फारूक अब्दुल्ला जी का इस्तीफ़ा दिया गया, उनके द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये घटना जो हुई है, जेनोसाइड जो हुआ था उस टाइम 1990 में, क्या ये पहले सालों से प्लान किया हुआ आ रहा था? जी हाँ, ये आज ये रातों रात नहीं हुआ, ये बहुत पहले से षड्यंत्र चल रहा था। मेरे दुकान पे कर्मचारी था, वो मुझे रोज़ कहता था, घर में मुझे पप्पू जी कहते थे, पप्पू जी 90 में वाव करवाऊँगा। 90 में वाव करना मतलब कि 90 की स्पीड में आपको भगा दूंगा, हमें यही लगता था। लेकिन 90 में वाव करवाना कि 90 में भगा देंगे आपको, उनके दिमाग में पहले से था। वो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन उसके दिमाग में भी ये था कि 90 में हमें इनको भगाना है यहाँ से। लेकिन हमें लगता था ये हमें ऐसे ही कह रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि उसको पता था मैं संगी हूँ। तो ऐसा लगता था कि ये पूरा षड्यंत्र था, ये एक दिन में नहीं हुआ। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने अपने वर्करों को वहाँ भेजा ट्रेनिंग के लिए। उसने खुद कन्फेस किया बीबीसी को, मैं कहता हूँ 90s में, बोला कि मैंने अपने कुछ वर्करों को एम्यूनिशन दिया ताकि इसको इंसर्जेंसी को कम करने के लिए। जब एम्यूनिशन कोई चीफ मिनिस्टर दे रहा है, दैट इज़ अ पैरलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम तो था नहीं, फिर वो तो मिला हुआ था। ये कोई कहे कि वो नहीं था, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस। तो सर जैसा हमने पिक्चर में देखा था कश्मीर फाइल्स में कि किस तरीके से आरएसएस के जो कार्यकर्ता है उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, उनका जेनोसाइड किया जा रहा था, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? कि जी बिल्कुल। या जो हिंदू, सिंपल हिंदू थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उनका भी कत्लेआम उनके साथ ही हो रहा था? ये सिर्फ आरएसएस के स्वयंसेवक की नहीं है, क्योंकि आरएसएस के जो वहाँ पर स्वयंसेवक थे, वर्कर्स थे, वो लोगों के बीच में थे, उनको पता था कि ये काम करते हैं, हिंदू को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो वेल मीन पर्सन थे, जिनको एक वो था स्टेटस था कश्मीर में, जो बड़े ऑफिसर्स थे कुछ, जो प्रो इंडियन सिस्टम पे बिलीव करते थे, जिसमें दूरदर्शन के थे, लस्कोल जी थे, जिसमें और थे जस्टिस नीलकंठ गंजू को इन्होंने मारा, क्योंकि ये प्रो इंडियन सिस्टम पे बिलीव करते थे। और इन्होंने असर्ट किया वहाँ पर इंडियन सिस्टम को एस्टेब्लिश करवाने में, ये भी इसलिए इनको भी मारा इन्होंने। और स्वयंसेवकों को तो ये पीछे पड़े ही थे, क्योंकि इनको लगता था यही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इन सबको। तो उनके साथ साथ जो हमारे वहाँ वेटरन्स थे, जैसे प्रेमनाथ जी थे, हमारे प्रेमनाथ भट्ट थे, वकील थे, वो बहुत लीडिंग एडवोकेट थे। हमारे पॉइंट थे कुछ, बाल जी को जैसे मारा, बाल जी इनको ड्रम में जिसको मारा, ये इनको लगता था ये गवर्नमेंट को मैसेज देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये टेलीकम्युनिकेशन में ये मैसेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड, इसलिए सबसे ज़्यादा पहला टारगेट ही बना। सर जैसा कि हमें दिखाया गया मूवी में कि वो एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे, कि वाकई में वो कार्यकर्ता थे आरएसएस के, जिन्हें ड्रम में मारा गया? इनका बड़ा भाई एक्टिव था, ये उतने एक्टिव नहीं थे, ये सिर्फ सर्विस करते थे टेलीकम्युनिकेशन में, इंजीनियर था। और इस पे ये ब्लेम इन्होंने दे दिया बहुत सारों ने कि भाई ये जी कम्युनिकेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में। ये था उसका पहलू। तो परिवार तो संघ में ही था, परिवार तो पूरे भाई, छोटे भाई, वो तो संघ के साथ जुड़े हुए थे, उसमें कोई ये नहीं था, बड़े भाई, छोटे भाई सब। और सर जिस तरीके से धारा 370 की अगर हम बात करें, 32 साल बाद अगर हम बात करें, 32 साल बाद धारा 370 को हटाने की मांग उठी है। इससे जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और लेकिन उस टाइम भी अगर हम बात करें, जैसे हमने मूवी में देखा, उस टाइम मूवी में भी
धारा 370 को हटाने की मांग चल रही थी, लगातार मांग चल रही थी, लेकिन 32 साल बाद जब सरकार ऐसी आई, उन्होंने मांग उठाई कि हाँ इसको हटाया जाए। बिल्कुल। कश्मीरी हिंदू हमेशा कहता था धारा 370 हटनी चाहिए, तंती से हटना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी हिंदू ऐसा मानते हैं, कश्मीरी हिंदू इज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर, क्योंकि कश्मीर वर्चुअली जो वहाँ का कल्चर बना हुआ था, इट वॉज लाइक जैसे पाकिस्तान में ये एक ब्रिज जैसा बना था कश्मीरी हिंदू इनके बीच में। और लेकिन कश्मीरी हिंदू जो थे प्रो इंडियन था, ये हमेशा कहता 370 नहीं होना चाहिए, हम जी मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए। उन्होंने उस समय, ये तो पहले से हमारे मन में था, पहले सब कश्मीरी हिंदू चाहते थे 370 न हो, और यही कारण है कि माइग्रेशन के बाद भी हमने खुले तौर पर इसका अपोज कर दिया, जबकि कांग्रेस का तो पहले ही पॉलिसी थी, वो तो रेस्पॉन्ड करेगी नहीं हमें, कांग्रेस का या फिर जनता गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट रेस्पॉन्ड, तो ये सिचुएशन नहीं आई थी। लेकिन अब भाजपा की सरकार आई, इनका तो मैनिफेस्टो में ही था पहले से ही, क्योंकि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान कश्मीर में हुआ है, उसका तो स्लोगन ही था, एक देश में दो विधान दो निशान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो वो तो उसी पे उनकी तो बेस वही थी, इसलिए इन्होंने इसको हटा दिया। हम तो ये वेलकम करते हैं, बहुत खुश हैं इसमें। हम अमित शाह जी का शुक्रिया करते हैं, माननीय मोदी जी का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया जो किसी सरकार ने आज तक नहीं लिया। सन 1947 से ये इन्होंने हिम्मत की उठाने, जबकि टेम्परी एक्ट ये था, एक्ट था, ये ज़्यादा वो था नहीं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं की, अपीजमेंट की वजह से इन्होंने हिम्मत कर दी, इन्होंने हटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। और सर ने हमें बताया कि किस तरीके से वहाँ पे उस समय 1990 में किस तरीके कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, किस तरीके से उन्हें वहाँ से भगाया गया, किस तरीके से उन्हें अपना घर बार छोड़ के अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। इन्हीं तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे के साथ। नमस्कार।